गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों ऑडियो क्लियर है आपको? आवाज आ रही है? ठीक है, चलिए बच्चों, एको हम लोगों ने लास्ट में डिस्कस कर लिया था। द रिफ्लेक्टेड साउंड, मैंने आपको बताया था कि जब भी एको के लिए हमें टाइम कैलकुलेट करना है, देन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी होगी? एक वो जो साउंड शाउट करने के बाद आगे जाएगा वो डिस्टेंस, और फिर टकरा के पीछे आएगा तो टोटल 2x। मैंने आपको बताया था कि किसी भी जगह पे अगर आपको अपनी एको सुनना है तो आपको रिफ्लेक्टर से कम 17 मीटर के आसपास की डिस्टेंस पे खड़े होना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएं जो हम लोगों ने यहां पर लिया है। हालांकि मैंने इसके लिए आपको बोला था कि आप एक्सरसाइज 3 में ये क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करें, ये अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर सॉल्व कर लिए हैं तो अच्छी बात है, डायरेक्टली आंसर दे दीजिए, अदरवाइज इसको जल्दी से सॉल्व करें। अ मैन स्टैंडिंग बिटवीन टू क्लिफ्स hears the first echo of a sound after 2 seconds and the second echo 3 seconds after the initial sound. If the speed of sound is 330 meter per second, then find the distance between the two cliffs. सॉल्व करें। 825 मीटर। गुड। चलिए इसमें हमें क्या डिस्कस करना था, चेक कीजिए। बच्चों, शाउट करने के 2 सेकंड बाद इको आती है एक पहाड़ से, जबकि शाउट करने के 3 सेकंड बाद दूसरे पहाड़ से आती है। तो इससे यह बात साफ होती है कि जो पर्सन है वो दोनों पहाड़ों से अनइक्वल डिस्टेंस पे है। अगर वो दोनों पहाड़ों से इक्वल डिस्टेंस पे होता तो दोनों से जो एको आती वो एक ही टाइम पर आती, तो उसको तो एक ही एको रिसीव होती। पर यहाँ पे दो एको रिसीव हो रही है और अलग अलग टाइम पे, तो ऐसा तभी होगा जब दोनों पहाड़ों से उसकी दूरी अलग अलग होगी। तो मान लेते हैं कि यहां से यहां तक जो टाइम उसको लगा है T1 मान लेते हैं, और वो कितना है 2 सेकेंड। और यहां से लेकर यहां तक का जो उसको टाइम लगा है वो T2 मान लेते हैं कितना, 3 सेकेंड। अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो बच्चों सबसे पहले देखिए, टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, 2x/v, और t2 की वैल्यू क्या होगी, 2y/v। तो अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालूं देन vt1/2, और यहां से y की वैल्यू निकाले तो vt2/2। अब बच्चों हमें टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो इनको ऐड कर दें। तो ऐड करने के बाद v/2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा t1 प्लस t2। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमें x प्लस y की वैल्यू निकालनी है, ये 330/2, एक वैल्यू है 2 सेकंड और एक वैल्यू है कितनी, 3 सेकंड। तो सॉल्व करने के बाद आपने बताया 825 मीटर इज द राइट आंसर। तो बच्चों हमें यहां पर इसकी लैंग्वेज से समझ जाना था कि दोनों पहाड़ अनइक्वल डिस्टेंस पे हैं, क्योंकि दोनों से जो इको आ रही है वो अलग अलग टाइम गैप पे आ रही है। बच्चों इसको देखिए, इस क्वेश्चन को, अ मैन स्टैंडिंग बिटवीन टू क्लिफ्स claps his hands and starts hearing a series of echoes at intervals of 2 seconds। बच्चों सबसे पहले इस क्वेश्चन की ये वाला लाइन समझना जरूरी है। मान लीजिए कि t बराबर 0 सेकंड पर पर्सन ने शाउट किया, तो शाउट करने के आफ्टर एवरी 2 सेकंड उसको इको सुनाई दे रही है। आफ्टर एवरी 2 सेकंड, तभी तो बोलेंगे सीरीज में आ रही है, कि पहले 0 सेकंड पर चिल्लाया, उसके 2 सेकंड बाद इको आई, फिर उसके 4 सेकंड बाद इको आई। ऐसे हर एक एको के बीच में 2-2 सेकंड का गैप हो गया। तो हमें डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ कैलकुलेट करनी है, जबकि स्पीड ऑफ साउंड इज 340। ट्राई करें। बिल्कुल सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है, बस सीरीज ऑफ एको लिख कर दे दिया गया है। एक 1020 मीटर। गुड।
1020। स्पीड ऑफ साउंड इज 340, है ना, 340। विपुल 990 जो आपने निकाला है वो शायद 330 से निकाला है। चल डिस्कस करते हैं। मानकर चलिए बच्चों t बराबर 0 सेकंड पर ये शाउट किया, तो एक पहाड़ से तो यहां से जो इको आई, मान लीजिए ये पहाड़ x दूरी पर है, तो यहां से जो इको आई वो चिल्लाने के 2 सेकंड बाद आई, और दूसरा पहाड़ जो पर्सन से y मीटर दूरी पर है, चिल्लाने के 4 सेकंड बाद यहां से इको आई। गौर करना मेरी बात को, एक पहाड़ से चिल्लाने के 2 सेकंड बाद आई और एक पहाड़ से चिल्लाने के 4 सेकंड बाद इको आई। तभी चिल्लाने के आफ्टर एवरी 2 सेकंड उसको इको सीरीज में सुनाई देगी। तो बच्चों वापस से वही सिचुएशन है, मैं अब डायरेक्टली लिख देता हूं। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी vt1/2 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी vt2/2। अगर हमें दोनों पहाड़ों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो v/2 t1 प्लस t2। v की वैल्यू मैंने आपको 340 दी है अपॉन 2, टाइम की वैल्यू है 2 + 4। सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आपने बताया 1020 मीटर, जो इसका आंसर है। ठीक है, तो बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन होंगे इको के जो हमको सॉल्व कर लेने हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो है इंटेंसिटी ऑफ वेव। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, इंटेंसिटी ऑफ वेव। अब बच्चों इंटेंसिटी ऑफ वेव को समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक हमें इंटेंसिटी का कैलकुलेशन नहीं आएगा तब तक हम लोग ना तो इंटरफेरेंस समझ सकते हैं और ना ही बीट्स और ना ही स्टेशनरी वेव्स। क्योंकि अब आगे आने वाले जो टॉपिक है स्पेशली सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, उसमें हर एक क्वेश्चन इंटेंसिटी पर बेस्ड होगा, इसलिए ध्यान से सुने। बच्चों सबसे पहले तो इंटेंसिटी को सिंप्लीफाई कर ले हम लोग। देखिए जब हम लोग साउंड के लिए इंटेंसिटी शब्द का यूज करते हैं तो इसका मतलब है, अगर मैं आपसे बोलूं कि साउंड बहुत ज्यादा इंटेंस है तो इसका मतलब साउंड बहुत ज्यादा लाउड है। और अगर अपन लाइट के केसेस में इंटेंस वर्ड का यूज करते हैं कि लाइट बहुत ज्यादा इंटेंस है, तो इसका मतलब अपन यूज करते हैं लाइट बहुत ज्यादा ब्राइट है। तो अगर इंटेंसिटी शब्द लाइट की कंडीशंस में ढूंढना है तो इंटेंसिटी इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसका मतलब ब्राइटनेस ऑफ द लाइट, और इंटेंसिटी ऑफ द साउंड इसका मतलब लाउडनेस ऑफ द साउंड। अब बच्चों इंटेंसिटी के लिए हम लोग इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इंटेंसिटी को डिफाइन करने का तरीका होता है, देखिए इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज मैक्सिमम एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। मैक्सिमम एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम नोन एज इंटेंसिटी ऑफ अ वेव। अब बच्चों मानकर चलिए कि ये एक यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया है और यहां पर एनर्जी इंसिडेंट हो रही है परपेंडिकुलरली, तो हमने क्या बोला, मैक्सिमम एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम नोन एज इंटेंसिटी। बच्चों यहां पर एक चीज और गौर करने वाली बात है, ऑब्जर्व कीजिए, एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी अपॉन टाइम को हम लोग पावर भी बोल सकते हैं, बिकॉज पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क, दैट इज वर्क डन अपॉन टाइम, एंड वर्क इज व्हाट, द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी अपॉन टाइम को पावर ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया भी लिख सकते हैं, और इस यहां से इसकी यूनिट भी क्लियर हो गई, दैट इज वॉट पर मीटर स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी। अब बच्चों इसकी फील लेते हैं कि एग्जैक्टली इंटेंसिटी का एरिया के साथ इनवर्स रिलेशन है, इसको कैसे फील करें। बच्चों इंटेंसिटी का एरिया के साथ इनवर्स रिलेशन है, इसको एक फील करने का तरीका है कि अगर एनर्जी कम एरिया पर गिरती है, मानकर चलो जितनी भी एनर्जी इंसिडेंट हो रही है अगर वो छोटे एरिया पर गिरेगी तो वहां पर इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हमें मिलेगी। जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट में बोल रहा हूं बच्चों, ये सारा एक्सपेरिमेंट आप सब ने घर पर करके देखा होगा, परफॉर्म करके देखा होगा, और उसको अगर आपने किया है तो रिलेट कीजिए, इमेजिन कीजिए। मानकर चलिए बच्चों ये अपनी पाम है और ये हो गया हमारे लिए एरिया जिसपे हम लोग एनर्जी को इंसिडेंट करेंगे। हमारे हाथ में एक टॉर्च है। बच्चों आपने कभी नोटिस किया है कि टॉर्च को अपन जला दें और टॉर्च को अगर अपनी अपन पाम के पास ले आए तो टॉर्च से निकलने वाली जो लाइट बीम होती है वो हमारे हथेली के बहुत छोटे से एरिया पर इंसिडेंट होती है। जिससे आपने कभी नोटिस किया हो कि जब टॉर्च को अपन हाथ के पास लेकर आते हैं तो हमें लाइट की ब्राइटनेस बहुत ज्यादा मिलती है, बिल्कुल लाल हो जाती है। और उसी टॉर्च को जैसे जैसे अपन दूर लेकर जाते हैं तो आप नोटिस करते हैं कि वही लाइट बीम अब एक बड़े एरिया पर स्प्रेड हो जाती है, जिसकी वजह से लाइट की ब्राइटनेस कंपैरेटिवली कम हमको दिखाई देने लगती है। इसका मतलब ये नहीं है कि टॉर्च से निकलने वाली एनर्जी कम हो गई,
इसका मतलब सिर्फ ये है कि एनर्जी जिस एरिया पर गिर रही थी वो एरिया बहुत ज्यादा होता जा रहा है। पहले एरिया बहुत छोटा सा था तो वो बहुत ज्यादा ब्राइट दिख रही थी, जैसे जैसे आप उसको दूर लेते गए, जैसे जैसे आप उसको दूर लेकर गए, तो वही जो लाइट है वो एक बड़े एरिया पर स्प्रेड हो गई, जिसकी वजह से अब हमको उसकी इंटेंसिटी कम दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं एरिया के साथ इसका इनवर्स रिलेशन है। और बच्चों जब अपन इसको डिराइव करते हैं, इसका डेरिवेशन डिराइव करते हैं, हालांकि वो काम का नहीं है, अगर आपको देखना है तो मॉड्यूल में आपको दिया गया है डिटेल में। तो इंटेंसिटी को जब हम लोग डिफाइन करते हैं, डेरिवेशन करते हैं, तो इक्वेशन आती है 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी। हो सकता है कि आपने इसको पढ़ लिया हो, बट स्टिल एक रिलेशन है जिसकी हेल्प से हम लोग सॉल्व करेंगे अपना इंटरफेरेंस और बीट्स। बच्चों अगर मैं बात करूं तो देखिए यहां पर एन का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। ए का मतलब है एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। रो का मतलब है डेंसिटी ऑफ मीडियम इन विच द वेव इज प्रोपोगेटिंग, डेंसिटी ऑफ मीडियम। एंड वी का मतलब है वेलोसिटी ऑफ वेव। अब बच्चों यहां पर क्वेश्चन कैसे होंगे उसको ध्यान से सुने। सबसे पहला क्वेश्चन होगा if two sources, two sound sources produces sound waves of different frequency and they are propagating in same medium। अब बच्चों ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा। क्वेश्चन हमको दिया होगा कि दो साउंड सोर्सेज हैं, उनसे साउंड वेव्स निकल रही है और वो एक ही मीडियम में जा रही है। तो हमसे बोला गया कि देखकर बताइए कि कौन सी साउंड वेव की इंटेंसिटी ज्यादा है या कौन सा साउंड ज्यादा लाउडर है। तो बच्चों जरा गौर कीजिए कि अगर साउंड वेव एक ही मीडियम में जा रही है तो दोनों को सेम डेंसिटी मीडियम की फेस करनी है, दैट इज रो सेम। अगर दोनों एक ही मीडियम में जा रही है तो बच्चों जवाब दीजिए कि वेलोसिटी मीडियम डिपेंडेंट होती है, तो इसका मतलब मीडियम सेम है तो वेलोसिटी ऑफ वेव्स दोनों की सेम। पर दोनों अलग अलग सोर्सेज से प्रोड्यूस हुई है, इसलिए उनकी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड अलग अलग हो सकता है। तो ऐसे केस में अपन इंटेंसिटी डिसाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन एन स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, जैसे कि इस रिलेशन में पढ़ा। देखो 2 पाई स्क्वायर कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, वी कांस्टेंट, सिर्फ सोर्सेज अलग होने की वजह से एन और ए अलग हो गया है। अब इसी में अगर एक दूसरा पॉइंट बोल दो कि इफ साउंड वेव्स या इफ साउंड वेव्स produced by same source and they are propagating in different mediums। अब बच्चों गौर कीजिए कि अगर सेम सोर्स से आ रही है तो सेम सोर्स से आ रही है तो इसका मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है। बट अगर बात करें कि दोनों अलग अलग मीडियम में जा रही है, तो पूछा गया कि दोनों अगर अलग मीडियम में जा रही है तो बताओ कौन सी ज्यादा इंटेंस होगी। तो मेरा जवाब होगा इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू रो इनटू वी, क्योंकि अलग अलग मीडियम में जा रही है तो दोनों को अलग अलग डेंसिटी फेस करनी है, और दोनों अलग मीडियम में जा रही है तो दोनों की वेलोसिटी ऑफ साउंड भी अलग अलग होगी। तो ऐसी सिचुएशन में अपन इंटेंसिटी निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी और वेलोसिटी। तो बच्चों इस बार हमारे जो क्वेश्चंस होंगे वो फिलहाल इंटेंसिटी पर बेस्ड होंगे। अब देखिए यहां पर हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो बच्चों वो पर यूनिट एरिया शब्द जो हम लोग यूज करते हैं एग्जैक्टली उसको हम लोग नाम देते हैं यहाँ पे वेव फ्रंट्स। हो सकता है कि ये वेव फ्रंट्स आपने पढ़ लिए होंगे कि पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट जो होता है वो स्फेरिकल होता है, लीनियर सोर्स का सिलेंड्रिकल होता है, और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ सोर्स का कैसा होता है, प्लेन वेव फ्रंट। वो सारी चीजें वेव ऑप्टिक्स की है, पर मुझे यहाँ पर जो साउंड वेव्स में काम आने वाला है या अपने चैप्टर में काम आने वाला है वो है पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट। बच्चों मैं इसको ध्यान से समझिए, मैं इसको क्लियर कर रहा हूं, आप समझें इसको कैसे हमको इसको ट्रीट करना है। बच्चों जरा गौर कीजिए, मान लेते हैं कि एक साउंड सोर्स है, ये बच्चों यहां पर पॉइंट साउंड सोर्स है, मैंने एस लिख दिया, इसका मतलब ये साउंड सोर्स है। और इससे जो वेव्स एमिट हो रही है उसकी इक्वेशन है ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, द इक्वेशन ऑफ वेव। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा
मानकर चलिए कि इस सोर्स से x1 डिस्टेंस पर कोई एक पार्टिकल है, इस सोर्स से x1 डिस्टेंस पर कोई पार्टिकल है। जैसे ही उसको एनर्जी मिलेगी, वो पार्टिकल एनर्जी गेन करके क्या करने लग जाएगा, SHM। तो बच्चों गौर कीजिए कि x1 डिस्टेंस पर जो पार्टिकल है, जो उसको जैसे ही एनर्जी मिली वो SHM करने लग जाएगा। अब गौर करने वाली बात है कि बच्चों यहां इस सोर्स से ये वाला जो पार्टिकल होगा वो भी x1 डिस्टेंस पे होगा, ये वाला जो पार्टिकल होगा वो भी x1 डिस्टेंस पे होगा, ये वाला जो पार्टिकल होगा वो भी x1 डिस्टेंस पे होगा, और ये वाला जो पार्टिकल होगा वो भी x1 डिस्टेंस पे होगा। तो आप सभी जवाब दें, क्या सबको एनर्जी एक ही टाइम पर मिलेगी बिकॉज दे आर लोकेटेड एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स? क्या सबको एनर्जी एक ही टाइम पर मिलेगी बिकॉज दे आर लोकेटेड एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स? तो इसका मतलब सभी के सभी एक साथ अपना मोशन स्टार्ट करेंगे तो बोला जाएगा कि ये सभी पार्टिकल फेज में है। सभी पार्टिकल क्या है, ये फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं, मतलब सभी के सभी सेम फेज में है बिकॉज दे आर एट द सेम डिस्टेंस एंड गेटिंग द एनर्जी एट द सेम टाइम, और सबका मोशन एक जैसा। पर बच्चों ये वो पार्टिकल है जो मैंने आपको इस बोर्ड पर बना के बताए हैं, पर हमें पता है कि साउंड वेव्स 3D वेव्स होती है। ये केवल बोर्ड पर नहीं चल रही है, ये आगे भी चल रही है और ये पीछे भी चल रही है। तो जितने भी पार्टिकल्स मैंने यहां पर शो किए हैं वो तो बोर्ड पर है, पर ऐसे ही जो x1 डिस्टेंस पे पार्टिकल आगे या पीछे होंगे, उन सभी को अगर अपन एक इमेजिनरी लाइन से ज्वाइन कर दें तो आपको एक गोला बना हुआ दिखाई देगा जिसको अपन बोलोगे स्फेरिकल एरिया। और बच्चों उसी को अपन क्या नाम देते हैं, वेव फ्रंट, जिसका मतलब होता है वेव फ्रंट इज एन इमेजिनरी सरफेस ऑन विच वेव्स इंसिडेंट परपेंडिकुलरली एंड इन द सेम फेज। सेम फेज का मतलब कि उस वेव फ्रंट पे जो आपने पार्टिकल्स को ज्वाइन करते हुए बनाया है, वहां जितने भी पार्टिकल हैं सभी की सभी सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं। रीजन आपके सामने है, बिकॉज दे आर लोकेटेड एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। तो बच्चों यहां पर जो वेव फ्रंट बना पॉइंट सोर्स के लिए, उस वेव फ्रंट का शेप जो है वो कैसा है, स्फेरिकल। और बच्चों आपको स्फेरिकल का एरिया पता है 4πr²। तो बच्चों यहां पर इसका एरिया जो होगा वो कितना होगा, 4πr²। अब इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4πr²। तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसका यूज कैसे करना है अभी समझ में आएगा। एंड वी ऑल्सो नो दैट इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। बच्चों गौर कीजिए, ये इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। तो बच्चों अगर अपन इन दोनों को कंपैरिजन करें, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, इक्वेशन 1 और 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, आई प्रोपोर्शनल टू 1/r², आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, तो ए प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, 1/r। तो बच्चों यहां पर जो हमारे पास इक्वेशन है एम्पलीट्यूड की, जरा गौर कीजिए, इसमें अगर मैं y की इक्वल टू ए की जगह 1/r रख दूं, मैंने 1 की जगह c लगा दिया क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट्स आएंगे, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। बच्चों ये वाली जो इक्वेशन कहलाती है इसको बोलते हैं स्फेरिकल वेव। क्या बोलते हैं, स्फेरिकल वेव फॉर्म। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ मिल जाए अ स्फेरिकल वेव फॉर्म, तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि सोर्स जो होगा वो पॉइंट सोर्स होगा और वहां पे जो वेव फ्रंट्स बन रहे होंगे वो कैसे होंगे, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स होंगे। और बच्चों गौर कीजिए कि ये वाले पार्टिकल जो x1 डिस्टेंस पे मैंने मार्क किए, ऐसे ही यहां से जो x2 डिस्टेंस पर होगा, जरा गौर कीजिए, जो x2 डिस्टेंस पे होगा, ये वाला, ये वाला, ये सभी भी सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे होंगे बिकॉज दे ऑल आर लोकेटेड एट द सेम पोजीशन, आई मीन सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। तो आपने गौर किया कि x2 डिस्टेंस पे जो पार्टिकल है उन सभी को भी ज्वाइन कर दिया जाए तो अब आपको जो वेव फ्रंट मिलेगा वो कंपैरेटिवली बड़ा मिलेगा क्योंकि रेडियस बढ़ गई। जरा गौर कीजिए कि अब पार्टिकल x2 डिस्टेंस पे है, तो सोर्स से इतनी दूर वाले पार्टिकल्स को ज्वाइन करोगे तो एक बड़ा गोला आपको मिलेगा जिसको आप बोलोगे वेव फ्रंट स्फेरिकल है पर उसका एरिया ज्यादा है। तो बच्चों यहां पर एक क्रॉस क्वेश्चन मैं सामने रखता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा कि एक पर्सन यहां खड़ा हुआ है, जरा डायग्राम देखो, और एक पर्सन यहां खड़ा हुआ है। क्लियर? अब कई बार बच्चों का एक डाउट होता है कि सर हम लोग क्या है, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि एनर्जी लॉस नहीं हो रही है, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि एनर्जी लॉस नहीं हो रही है, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि मानकर चलिए कि मैं क्लास में खड़े होकर पढ़ा रहा हूं और मैं किसी भी तरह का कोई माइक यूज नहीं कर रहा हूं। ध्यान से सुनना, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फ्रंट बेंच पे बैठे हुए हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लास्ट बेंच पे बैठे हुए हैं। अब बच्चों आप सभी जवाब दें कि जब मैं पढ़ा रहा हूंगा या जब मैं कुछ बोल रहा हूंगा तो कौन से वो बच्चे होंगे जिनको मेरी साउंड लाउडर सुनाई देगी, कौन से वो बच्चे होंगे
जिन्हें मेरी जो साउंड वेव्स होंगी वो लाउडर सुनाई देगी। ऑब्वियस सी बात है, जो फ्रंट रो में बैठे हुए हैं। तो बच्चों का क्रॉस क्वेश्चन क्या होता है, ध्यान से सुनना। बच्चों का क्रॉस क्वेश्चन ये होता है कि सर एक तरफ तो आप बोल रहे हो कि एनर्जी लॉस नहीं हो रही, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि फ्रंट बेंच वाले बच्चों को लाउडर साउंड मिल रहा है और पीछे वाले बच्चों को जो साउंड है वो कंपैरेटिवली कम मिल रहा है, जबकि एनर्जी लॉस हो नहीं रही, तो एनर्जी तो एक बराबर पहुंच रही है। तो बिल्कुल बात सही है कि एनर्जी एक बराबर पहुंच रही है, पर बहुत बढ़िया कुलदीप आपने बोला एरिया ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज हो गया। एरिया ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज हो गया। अब जरा गौर कीजिए, इन वेव फ्रंट्स को गौर कीजिए कि बच्चों साउंड सोर्स से जो एनर्जी इंसिडेंट हो रही है वो एनर्जी तो फिक्स है। अब जो बच्चा मेरे फ्रंट बेंच पर बिल्कुल सामने बैठा होगा, जो बच्चा फ्रंट बेंच पर बिल्कुल मेरे सामने होगा, उससे मेरी डिस्टेंस कम है। तो बच्चों उससे मेरी डिस्टेंस जो कम है, आंसर दीजिए, उसके पास जो वेव फ्रंट पहुंचेगा, वो वेव फ्रंट जो होगा वो बहुत छोटे एरिया का होगा। तो एनर्जी जिस एरिया पर गिरेगी वो एरिया बहुत छोटा होगा और इंटेंसिटी का एरिया के साथ रिलेशन इनवर्स है। तो कम एरिया पर एनर्जी गिरेगी तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी, साउंड ज्यादा लाउडर होगा। पर जो बैक बेंचर्स है उनके पास जब एनर्जी पहुंचेगी तो उनसे मेरी डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो डायग्राम के अकॉर्डिंग उनके पास जो वेव फ्रंट आ रहा है वो वेव फ्रंट बहुत बड़े एरिया के आ रहा है। तो इसका मतलब जो एनर्जी इंसिडेंट हुई वो अब वो बहुत बड़े एरिया पर स्प्रेड हो गई, जिसकी वजह से उसकी इंटेंसिटी कंपैरेटिवली कम हो गई, मतलब साउंड लाउडर कम हो गया क्योंकि वो बड़े एरिया पर फैल गया। और यही बात तो मैंने टॉर्च का एग्जांपल दिया था कि टॉर्च पास था तो लाइट ब्राइट थी, जैसे ही दूर ले गए तो वही एनर्जी बड़े एरिया पर गिर गई, जिससे ब्राइटनेस कम हो गई। एनर्जी कम नहीं हुई पर एरिया ऑफ इंसिडेंस चेंज हो गया, इसलिए ऐसा होता है। तो बच्चों अभी जो मैंने डिस्कशन किया उसमें हमारे लिए जो मेन काम की चीज है जो हमें ध्यान रखनी है वो ये कि वेव फ्रंट स्फेरिकल होगा, पॉइंट सोर्स का एरिया 4 पाई r स्क्वायर, तो इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। केवल इससे हम लोग अपने क्वेश्चंस को अब सॉल्व करेंगे। बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूं वो ये है, A sings with a frequency n and B sings with a frequency 1 by 8 that of A. If the energy remains the same and the amplitude of capital A is small a, then amplitude of B will be। अब बच्चों इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो जो दो पर्सन है ए और बी, वो दोनों सेम ही मीडियम में गा रहे हैं, आप ऐसा मानकर चले, क्योंकि मीडियम स्पेसिफाइड नहीं है मतलब सेम है, और दोनों में सेम एनर्जी है, इसका मतलब दोनों की इंटेंसिटी सेम है। एनर्जी सेम है मतलब इंटेंसिटी सेम है। तो आप इस क्वेश्चन को दोनों की इंटेंसिटी सेम रखते हुए ट्राई कीजिए, एम्पलीट्यूड ऑफ बी कैलकुलेट कीजिए। एट ए, बिल्कुल सही। दोनों में एनर्जी सेम है तो इंटेंसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ बी। बच्चों मीडियम सेम है तो रो कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, तो यहां क्या लिखोगे, एन ए स्क्वायर एम्पलीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू एन बी स्क्वायर एम्पलीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड दोनों स्टार्टिंग पे दिए गए हैं, इसका कितना दिया गया है, एन स्क्वायर बाई 64, दैट इज एन बाई 8 का स्क्वायर। अब सॉल्व करें बच्चों तो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, तो यहां से ए बी स्क्वायर की वैल्यू जो हो गई वो हो गई 64 ए स्क्वायर, तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ ए, जैसा आपने आंसर भी दिया। अब बच्चों इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व करें। सेकंड पार्ट क्या, आई मीन नेक्स्ट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन। Two mechanical waves y1 and y2 propagate in a same medium with same speed, then find ratio of their intensity and also find value of small a। जरा गौर कीजिए, y2 की इक्वेशन में जहां अपन kx लिखते हैं, k की जगह स्मॉल a दे रखा है, तो हमें स्मॉल a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ट्राई कीजिए। ठीक है,
ठीक है, चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इंटेंसिटीज का रेशियो निकालना है, तो I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एम्पलीट्यूड्स का होल स्क्वायर, एम्पलीट्यूड A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कीजिए। पहली वेव में जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 और दूसरी वेव में जो फ्रीक्वेंसी है टाइम का कोफिशिएंट वो है 100 मल्टीप्लाइड बाय, एक में एम्पलीट्यूड जो है वो 2 है और एक में 4 है, तो 1/2 और 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1:16। अब बच्चों जैसा मैंने क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि ए की वैल्यू भी निकालिए, तो बच्चों ए की वैल्यू निकालने के लिए हमें हिंट क्या मिल रही है कि दोनों की स्पीड सेम है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, v1 इज इक्वल टू v2, तो ये हो जाएगा ओमेगा 1 अपॉन k1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 अपॉन k2। बच्चों दोनों का ओमेगा हमको पता है। अगर पहली वेव में देखें तो ओमेगा है 50 और k की वैल्यू है कितनी 2, और दूसरे केस में जो ओमेगा है वो कितना है 100 और k की वैल्यू है a। तो विद द हेल्प ऑफ दिस आप a की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, a का स्क्वायर क्यों होगा बेटा, कौन से a का स्क्वायर होगा? किया तो हुआ है, तभी तो 1/16 आया, स्क्वायर किया तभी तो आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें बच्चों इसको। इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स। हाँ एनर्जी सेम मतलब इंटेंसिटी सेम अपन मान रहे हैं। पॉइंट सोर्स, इस पे फोकस कीजिए, ऑफ साउंड इज आई नॉट, देन व्हाट इज द इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर फ्रॉम द सोर्स। क्वेश्चन में जो पूछा गया है, मानकर चलिए कि ये पॉइंट साउंड सोर्स है, यहां से 10 मीटर की दूरी पर इंटेंसिटी जो है वो आई नॉट है। तो पूछा गया कि यहां से 40 मीटर की दूरी पर इंटेंसिटी कितनी होगी, कैलकुलेट कीजिए, सॉल्व करें। ठीक है, पॉइंट सोर्स है बच्चों, तो इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर। एक इंटेंसिटी आई नॉट है, दूसरी हमें निकालनी है। डिस्टेंस अगर देखें तो दूसरी वाली 40 है और पहली वाली 10 है, तो बच्चों यहां पर ये हो जाएगा 1/4 का होल स्क्वायर 1/16, तो आई नॉट अपॉन I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/16। तो हमें जब I2 कैलकुलेट करना है तो यहां से I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I0/16। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, जैसा आपने सभी ने दिया भी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इस क्वेश्चन में मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा। सेम मीडियम मैंने कंसीडर कर रखा है, इंटेंसिटीज का रेशियो निकालना है, और डायग्राम आपको जो दिया गया है चेक करें। मानकर चलिए कि यहां पे दो वेव्स प्रोपोगेट हो रही है, ध्यान से देखिएगा। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ये वेव प्रोपोगेट हो रही है, इसका एम्पलीट्यूड हमको कितना दिया गया है, ए। ये है वेव नंबर फर्स्ट, और ऐसे ही एक और वेव यहां पर आपको दी गई है और कुछ ऐसे बनाकर दी गई है ये, और इसका एम्पलीट्यूड आपको दिया गया है 4a एंड द वेव नंबर इज सेकंड। दो वेव्स आई मीन दूसरे नंबर की वेव है, तो हमें इनकी इंटेंसिटी का रेशियो कैलकुलेट करना है व्हाइल दे आर प्रोपोगेटिंग इन द सेम मीडियम। कंप्लीट कीजिए जल्दी से सभी। आंसर इज 1:1। जरा गौर कीजिए, I1 अपॉन I2 का रेशियो निकालना है, देन इट इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी N1 अपॉन N2 का होल स्क्वायर। बच्चों अगर मैं एम्पलीट्यूड की बात करूं तो छोटी वाली वेव A और दूसरी वाली वेव का 4a। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। बच्चों फ्रीक्वेंसी कैसे चेक करनी है, आपको क्वेश्चन में देखिए, आपको दोनों वेव्स
सेम कंडीशन के लिए दी गई है। जरा गौर कीजिए, दोनों का स्टार्टिंग पोजीशन सेम है और दोनों की एंडिंग सेम है। जरा गिनकर देखिए, जितनी देर में छोटी वाली 4 वेव बनी है उतनी देर में बड़ी वाली सिर्फ एक वेव बनी है। जितनी देर में छोटी वाली 4 वेव्स हैं उतनी देर में बड़ी वाली सिर्फ एक वेव है। आपको याद है नंबर ऑफ ऑसिलेशन इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। तो अगर छोटी वाली 4 वेव बनी है मतलब उसका गिवन टाइम में 4 ऑसिलेशन हुए हैं, और बड़ी वाली एक वेव बनी है मतलब गिवन टाइम में उसका सिर्फ एक ऑसिलेशन हुआ है। तो जितनी देर में छोटी वाली की 4 ऑसिलेशन उतनी देर में बड़ी वाली की एक। तो आंसर दीजिए, उनके ऑसिलेशंस आई मीन उनकी फ्रीक्वेंसी क्या क्या डिफरेंस चल रहा है कि जितनी देर में छोटी वाली के 4 हो रहे हैं बड़ी वाली के एक हो रहे हैं। तो सॉल्व करने पर आंसर कितना आएगा? 1:1। तो ध्यान रखिए बच्चों इस बात का कि जब भी आपको फ्रीक्वेंसी का पता करना है, तो फ्रीक्वेंसी का जब भी आपको पता करना है तो फ्रीक्वेंसी पता करने के लिए आप क्या कीजिए, गिन लिया कीजिए कि कितनी वहां पर वेव्स है सेम टाइम में। दोनों की सेम टाइम में नंबर ऑफ वेव्स से आपको पता चल जाएगा कि ऑसिलेशन क्या रही होगी। I/16 आएगा बेटा, I/16। उसका कारण है क्योंकि आप दूर जाओगे तो वेव फ्रंट बड़ा हो जाएगा, तो अंडरस्टूड है कि इंटेंसिटी कम हो जाएगी। कैलकुलेशन चेक करना आप लोग, I0/16 आएगा। वेलोसिटी तो इक्वल होगी ही बेटा क्योंकि सेम मीडियम में जा रही है, वेलोसिटी इक्वल होगी, पर वेलोसिटी से अपन इस तरह की कैलकुलेशन करेंगे तो मे बी थोड़ा सा लेंदी हो जाए, बट आप इसी मैनर में सॉल्व करें, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, एक ये क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लेना, मैं आपके पीडीएफ में भेज दूंगा, जरा चेक कर लो। इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर अपॉन एरिया। तो व्हाट इज द इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द पॉइंट सोर्स ऑफ साउंड ऑफ पावर 3.14 वाट। ठीक है, अब बच्चों जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसको ध्यान से सुने, वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब बच्चों प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात करें, नहीं सारी वेव्स की एक ही मीडियम में वेलोसिटी सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, अगर वो एक ही नेचर की वेव्स हैं, यानी कि अगर साउंड वेव्स हैं सभी की सभी, तो सेम मीडियम में सबकी वेलोसिटी सेम होगी। अगर मानकर चलिए कि अगर किसी वायर के अंदर ट्रांसवर्स वेव जा रही है और साउंड वेव जा रही है आई मीन लॉन्गिट्यूडनल, तो दोनों की वेलोसिटीज अलग अलग होंगी। ठीक है, देखिए बात करते हैं बच्चों प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का एग्जाम्पल मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं जब मैंने एसएचएम समझाया था। बच्चों बिल्कुल सिमिलर मैनर में सॉल्व करना है। और अब यहां पर 3 सेक्शंस हम लोग डिस्कस करेंगे, इंटरफेरेंस, बीट्स और स्टेशनरी वेव्स। क्वेश्चन 100% आएगा इनमें से। इंटरफेरेंस फिनोमिना बिल्कुल वही है जो आप वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, सारे फॉर्मूले सेम है, क्वेश्चन के पैटर्न सेम है, बस वहां पे फर्क यह है कि आप लाइट के लिए डिस्कस करते हो ब्राइटनेस ऑफ फ्रिंजेस, और यहां आप साउंड की लाउडनेस के लिए डिस्कशन करते हो। बाकी कैलकुलेशन वाइज अगर बात करें तो सभी फॉर्मूले सेम आएंगे। अब बच्चों प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जैसा मैंने आपको एसएचएम के दौरान समझाया था बिल्कुल वैसा ही एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूं, ध्यान से समझे। बच्चों मानकर चलिए कि ये एक स्ट्रिंग है, क्लियर। दो पर्सन ने स्ट्रिंग्स के दोनों मतलब एंड्स को होल्ड कर रखा है टाइटली और स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स है। एक पर्सन ने यहां पकड़ा हुआ है, एक पर्सन ने यहां पकड़ा हुआ है। इमेजिन कीजिए दोनों पर्सन ने क्या किया, रस्सी को पकड़ा ऐसे, और रस्सी को पकड़ने के बाद उसमें नोटिस किया कि मिड पॉइंट का मोशन कैसा होगा। पर्सन जो यहां पे था उसने क्या किया, रस्सी में वर्टिकल वाइब्रेशन जनरेट कर दिए ऐसे। तो बच्चों ये वाले वाइब्रेशन जब इस मिड पॉइंट पर आएंगे तो वो इस मिड पॉइंट को वर्टिकल वाइब्रेशंस कराना चाहेंगे लाइक दिस। और जब ये वाली पर्सन ने हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन जनरेट किए तो ये वाइब्रेशन जब मिड पॉइंट पर आएंगे तो उसी मिड पॉइंट को सेम टाइम पे हॉरिजॉन्टली वाइब्रेट कराना चाहेंगे। अब एक पार्टिकल ना तो वर्टिकल वाइब्रेशन करेगा और ना ही हॉरिजॉन्टल एट द सेम टाइम, वो क्या करेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट परफॉर्म करेगा, यानी कि बीच में ऐसा कुछ। तो आपने क्या नोटिस किया, दोनों तरफ से जो एनर्जी आई आपस में मिली, और मिलने के बाद जो पार्टिकल पर वो सुपरपोज हुई उस पार्टिकल को रिजल्टेंट मोशन परफॉर्म कराया। इसी को अपन क्या बोलते हैं कि वेव्स आपस में सुपरपोज हो गई किसी एक पॉइंट पर। तो बच्चों इसका एक डेफिनेशन क्या होता है जरा गौर कीजिएगा। मैं आपको पहले इसको थ्योरेटिकली समझा दूं, उसके बाद हम लोग इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे। बच्चों मानकर चलिए कि यहां पर एक पार्टिकल है जो कि किसी मीडियम में है, और इस पार्टिकल पर
वेव्स आ रही है अलग अलग जगह से और एट द सेम टाइम इस पार्टिकल पर पहुंच रही है। मान लीजिए एक वेव यहां से आई ऐसे। बच्चों इस वेव का नाम रखा मैंने ट्रांसवर्स वेव फर्स्ट। जैसे ही ये वेव पार्टिकल के पास पहुंचेगी, ये पार्टिकल को डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट करने के बाद ऑसिलेट कराना चाहेगी, आई मीन y1 एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कराएगी। एट द सेम टाइम बच्चों क्या हुआ, यहां से भी एक वेव पहुंच गई, उस वेव का नाम है ट्रांसवर्स वेव सेकंड। और जैसे ही उस पार्टिकल को मिली, इसने भी खुद के परपेंडिकुलर इसको ऑसिलेशन प्रोवाइड किया और एम्पलीट्यूड दिया y2। और मान लेते हैं कि एक और वेव यहां पर बना दी, एट द सेम टाइम यहां पर एक और वेव पहुंच गई जिसका नाम है ट्रांसवर्स वेव थर्ड। और ये ट्रांसवर्स वेव जैसे ही इस पार्टिकल के पास पहुंची, खुद के परपेंडिकुलर ऐसे इसने इसको वाइब्रेशंस कराए, मान लीजिए y3 से। तो अब आप जवाब दीजिए कि जो पार्टिकल है वो एक ही टाइम पर तीन तीन डिस्प्लेसमेंट्स थोड़ी ना परफॉर्म करेगा, वो इन तीनों का रिजल्टेंट परफॉर्म करेगा, जिसको अपन बोलेंगे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। एंड दिस रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल is determined by the vector sum of individual displacement given by each wave, is determined by resultant of individual displacement given by each wave। इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हर एक डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम के बराबर होगा। तो बच्चों वही डायग्राम देखिए हमने यहां पर भी बना रखा है। When two or more waves arrives at a point in the medium at the same time, then resultant displacement of medium particles is the vector addition of individual displacement due to individual waves. This is called superposition phenomena। अब बच्चों यहां पर इसके बाद एक और पॉइंट आता है, इसको ध्यान से आप समझें वेव थ्योरी में, कि सेम फेज। देखिए अब हमारे पास रेगुलरली दो शब्द आएंगे कि दो वेव्स जो है वो सेम फेज में सुपरपोज हो रही है और दो वेव्स जो है वो अपोजिट फेज में सुपरपोज हो रही है। तो सेम फेज में सुपरपोज होने का एग्जाम्पल और अपोजिट फेज में सुपरपोज होने का एग्जाम्पल देखिए यहां पर हमने ड्रॉ कर रखा है एक एग्जाम्पल। बच्चों गौर कीजिएगा, जब क्रेस्ट से क्रेस्ट आपस में मिलेगा, जब क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आपस में मिलेगा, तो उसको बोलेंगे दे आर सुपरपोजिंग इन द सेम फेज। या ट्रफ के साथ ट्रफ मिलेगा, तब भी आप बोलोगे द वेव्स आर सुपरपोजिंग इन द सेम फेज। आई रिपीट इट अगेन, जब दो वेव्स कुछ इस तरह से आपस में मिलेंगी कि क्रेस्ट से क्रेस्ट मिले और ट्रफ से ट्रफ मिले, दैट मींस कि दे आर सुपरपोजिंग इन द सेम फेज। और अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ आ रहा है, मतलब इधर से क्रेस्ट और इधर से ट्रफ आ रहा है, तो जब ये आपस में सुपरपोज होंगे तो उसको बोलेंगे दे आर सुपरपोजिंग इन अपोजिट फेज। जब क्रेस्ट के साथ ट्रफ मिले तो ये अपोजिट फेज में सुपरपोजिशन कहलाएगा। अब बच्चों नोटिस कीजिए कि यहां से रेड कलर की वेव राइट हैंड साइड जा रही है और उसमें जो एम्पलीट्यूड है मान लेते हैं वो कितना है y1। और लेफ्ट हैंड साइड जो वेव आ रही है, ऑब्वियस सी बात है कि इसका एम्पलीट्यूड कंपैरेटिवली ज्यादा है, तो इसका एम्पलीट्यूड अपन ने मान लिया y2। अब बच्चों देखिए जब ये यहां पर मिली बीच में, जरा गौर कीजिए, लाल वाली का एम्पलीट्यूड छोटा था, ब्लू वाली का एम्पलीट्यूड थोड़ा सा ज्यादा था। ये दोनों जब सेम फेज में मिली तो मान लीजिए एक ने दिया 2 मीटर ऊपर, दूसरे ने दिया 4 मीटर ऊपर, तो दोनों वेक्टर जब सेम डायरेक्शन में जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा, 2 + 4 = 6। मतलब कि इसका एम्पलीट्यूड जो होगा वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा y1 + y2, दोनों सेम डायरेक्शन में है, जुड़ जाएंगे, अपना एम्पलीट्यूड जो होगा पार्टिकल का वो और ज्यादा हो जाएगा। और जैसे ही ये दोनों आपस में मिलेंगी, जैसे ही ये दोनों आपस में मिलेंगी, उसके बाद ये बिल्कुल वैसे ही अलग हो जाएंगी जैसे ये पहले चल रही थी। जरा गौर कीजिए, लाल वाली वेव आगे जा रही थी तो सुपरपोज होने के बाद भी वो आगे ही जा रही है, और ब्लू वाली वेव पीछे आ रही थी तो सुपरपोज होने के बाद वो पीछे आ रही है। क्योंकि एनर्जी जो होती है वो कभी भी कैंसिल आउट नहीं होगी, एनर्जी इज ऑलवेज रिमेन कंजर्व। हाँ ऐसा जरूर होगा जहां पर वो आपस में मिलेंगी, उस पार्टिकल को रिजल्टेंट मोशन परफॉर्म करा देंगी और उसके बाद बिल्कुल वैसे ही अलग हो जाएंगी जैसे कभी एक दूसरे से मिली ही नहीं थी, बिल्कुल वैसे ही सेपरेट हो जाएंगी। अब देखिए इस पर बेस्ड एनिमेशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखिए, गौर कीजिए। बच्चों इस डायग्राम में आप राइट हैंड साइड एक एनिमेशन देखिए, एक छोटी वेव एक बड़ी वेव जैसे ही मिली रिजल्टेंट परफॉर्म कराया और वापस से अलग हो गई। जरा गौर कीजिए, छोटी लेफ्ट में आ रही है और टकराने के बाद वापस से लेफ्ट में चली गई। फिर से देखिए, बड़ी वेव राइट आ रही थी, मिली और फिर राइट में चली गई। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों वेव्स जो है वो जहां मिलेंगी रिजल्टेंट बनाएंगी और उसके बाद वापस से एक दूसरे से अलग हो जाएगी।
छोटी वेव लेफ्ट में आ रही है, लेफ्ट में निकल गई, बड़ी वेव राइट में जा रही थी, राइट में निकल गई, पर जहां मिली वहां एम्पलीट्यूड देखो बढ़ गया। इस तरह से ये दोनों आपस में एक दूसरे से सुपरपोज होती है। समझ आ रहा है? अब आगे बात करते हैं बच्चों। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट डिस्कशन कर रहे हैं अपोजिट फेज का। बच्चों अपोजिट फेज की बात करें तो जरा गौर कीजिए कि ये वाला जो पार्टिकल है, आई मीन वेव है, वो राइट हैंड साइड जा रही है, उसका एम्पलीट्यूड बोल देते हैं y1। और ये वाली जो वेव है वो लेफ्ट हैंड साइड जा रही है, उसका एम्पलीट्यूड क्या बोलेंगे, y2। बच्चों जरा गौर कीजिए, पहले डायग्राम में देखिए कौन सी वेव में एनर्जी ज्यादा है। पहले डायग्राम में देखकर बताइए कौन सी वेव में एनर्जी ज्यादा है। सेकंड वेव में, क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है। सेकंड वेव में एम्पलीट्यूड ज्यादा है, कारण इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, जिसमें एम्पलीट्यूड ज्यादा उसमें एनर्जी ज्यादा। अब बच्चों जैसे ही ये मिली, जरा गौर कीजिए, ब्लू वाली के साथ जब रेड वाली सुपरपोज हुई अपोजिट फेज में, बच्चों इसको अपोजिट फेज बोलते हैं, एक का क्रेस्ट और दूसरा ट्रफ। तो बच्चों गौर करने वाली बात है कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बचेगा वो किसकी तरफ बचेगा, जिसमें एनर्जी ज्यादा होगी, यानी कि ऊपर की तरफ, उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा था। तो बच्चों इसका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा वाई रिजल्टेंट, उसकी वैल्यू होगी y1 प्लस y2। ये दोनों एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, है ना। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ जाएगा। बच्चे पूछते कि सर सब्ट्रैक्ट करना है तो फिर आपने प्लस का साइन क्यों लगा दिया। तो बच्चों गौर से देखो, मैंने प्लस के साथ y1 और y2 के ऊपर वेक्टर भी लगाए हैं, जिसका मतलब है कि जब आप इनमें वैल्यूज प्लेस करोगे तो विद डायरेक्शन प्लेस करना है। y1 नीचे की तरफ है तो माइनस जे कैप, और y2 ऊपर की तरफ है तो प्लस जे कैप, तो अपने आप रिजल्टेंट आपका विद साइन निकल कर आ जाएगा। तो बच्चों जब क्रेस्ट से क्रेस्ट मिले या ट्रफ से ट्रफ मिले देन सेम फेज, और जब ट्रफ और क्रेस्ट आपस में मिले तो ये अपोजिट फेज। और इसमें वैल्यू जो रखनी है अपने को इस इक्वेशन में वो विद साइन हमने रखनी है। हालांकि अपने को कभी जरूरत नहीं पड़नी इसकी, मैंने सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन दिया। अब बच्चों यहां पर एक टर्म आती है कि जो वेव एनर्जी जो होती है वो जब मिलती है आपस में तो रिजल्टेंट परफॉर्म करती है और उसके बाद एक दूसरे से अलग हो जाती है। हमेशा ध्यान रखिए बच्चों, एनर्जी ऑफ द मीडियम ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बस आपस में जब भी मिलेंगी एनर्जी को पॉइंट टू पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगी। मतलब इस पॉइंट पर सेम फेज में मिली तो एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा, किसी पॉइंट पर अपोजिट फेज में मिली तो एम्पलीट्यूड बहुत कम। इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, पर मीडियम की एनर्जी हमेशा कैसी रहेगी, कंजर्व। तो इसी का एक पॉइंट बच्चों नीचे लिखा हुआ है, जरा पढ़िए कि एग्जिस्टेंस ऑफ वन वेव इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अनदर वेव इन द मीडियम, वेव्स इंडिपेंडेंटली प्रोपोगेट इन द मीडियम। आपने देखा जहां मिली रिजल्टेंट गया और उसके बाद वापस से एक दूसरे से अलग हो गई, इंडिपेंडेंटली मूव कर रही है। तो बच्चों इस पर बेसिक क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं, सॉल्व करने का तरीका। सॉल्व अभी आपको ही करना है। बच्चों क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि चार वेव जो है वो मीडियम में किसी पॉइंट पर सुपरपोज हो रही है और उनका रिजल्टेंट हमको कैलकुलेट करना है। तो बच्चों आपको याद है ये वाला डायग्राम जो हम लोगों ने एसएचएम में पढ़ा था, वही सेम मैनर में इसको आपको सॉल्व करना है। वहां पर अपन इसको साइन ओमेगा टी लिखते थे, यहां क्या लिखेंगे, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। यहां लिखोगे कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। यहां लिखोगे माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और यहां लिखोगे माइनस कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। आपको इनको ऐड करके रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन लिखनी है बच्चों विद फेज। केवल एम्पलीट्यूड 5 नहीं बताना बेटा, आंसर आपका 5 सही है, बट आपको इसमें पूरी इक्वेशन लिखकर बतानी है। जल्दी से सॉल्व करें। 10/40 लिखा था, एक मिनट, एक मिनट में देख लूं, वेट, आप लोग सॉल्व करें। यस, R2/R1, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। I1 की वैल्यू I0 थी और इनवर्स रिलेशन है तो R2 होगा 40/10।
तो आई नॉट अपॉन आई टू इज इक्वल टू 16, तो आई टू की वैल्यू आ जाएगी आई नॉट बाई 16। ठीक है, हुआ सॉल्व? गुड। चलिए डिस्कस करते हैं बच्चों। सबसे पहले साइन के अलोंग एम्पलीट्यूड कितना है 10, तो ये हो गया 10। ऊपर कॉस के अलोंग एम्पलीट्यूड कितना है 8, माइनस कॉस के अलोंग एम्पलीट्यूड कितना है 4, और माइनस साइन के अलोंग एम्पलीट्यूड कितना है 7। बच्चों ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन दिखाई दे रहा है जैसे अपन फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। तो बच्चों अब हमारे पास जो रिजल्टेंट बचेगा वो कुछ इस तरह से, जरा गौर कीजिए। ये तो हो गया हमारे पास कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ये हो गया साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। बच्चों जरा देखो, एक्स एक्सिस को देखो, आगे 10 पीछे 7, तो जो रिजल्टेंट बचेगा वो कितना बचेगा, आगे की तरफ 3। और वाई एक्सिस को देखो, ऊपर 8 और नीचे 4, तो रिजल्टेंट कितना बचेगा 4। तो बच्चों अगर हम लोग इसमें कैलकुलेशन करें तो ये हो गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अल्फा एंगल पर, जिसकी वैल्यू होगी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5। और एंगल अपन कैलकुलेट करें तो बच्चों 10 अल्फा इज इक्वल टू 4/3, तो ये हो गया 53 डिग्री। तो बच्चों अपन ने इक्वेशन लिखना सीखी है रिजल्टेंट की, एम्पलीट्यूड इज 5। बच्चों इक्वेशन कहां से लिखनी है वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। साइन से बोलोगे तो 53 डिग्री ऊपर, और कॉस से बोलोगे तो 37 डिग्री नीचे। तो इक्वेशन क्या होगी, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स से 53 डिग्री ऊपर, और कॉस की टर्म में बोलोगे तो कॉस से जो रिजल्टेंट आया वो 37 डिग्री नीचे है, तो कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस 37। इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि आपको क्या लिख कर दिया है ना। तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, एसएचएम वाला ही क्वेश्चन है, बस साथ में ओमेगा टी माइनस के एक्स लग गया। एक क्वेश्चन और सॉल्व करके बता दो बच्चों, ये सॉल्व करें। ठीक है योगेश, सही आंसर है आपका, गुड। ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को देखो, जो y1 का एम्पलीट्यूड a है वो हमें कहां ड्रॉ करना है, जरा गौर कीजिए। इक्वेशन फर्स्ट पे साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स से 30 डिग्री ऊपर, प्लस में प्लस 5/6 दिया है, मतलब साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स से 30 डिग्री ऊपर। तो यहां से 30 डिग्री ऊपर मैंने एक एम्पलीट्यूड बना दिया जिसकी वैल्यू है a, और ये एंगल है कितना, 30 डिग्री। और दूसरा बच्चों हमको क्या दिया है, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स से π/3 यानी कि 60 डिग्री आगे, कॉस से प्लस में। तो बच्चों कॉस के प्लस में जाएंगे तो यहां कुछ ऐसा होना चाहिए, कॉस के प्लस में ऐसा। इसका भी एम्पलीट्यूड ए है, और यहां से ये जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री, कॉस से 60 डिग्री आगे। अब बच्चों जरा गौर करने वाली बात है, जरा ध्यान से देखेंगे, ये पूरा एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री। क्या हो गया, 120 डिग्री। तो बच्चों इसका तो आंसर हमें डायरेक्टली नजर आ रहा है। आप जानते हैं, आप लोगों ने सीखा हुआ है कि जब भी इक्वल मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर्स को 120 डिग्री पर ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट उनके बराबर ही आता है। जब इक्वल मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर्स को 120 डिग्री पर ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट उनके बराबर ही आता है, और उनका रिजल्टेंट उनके बीच के एंगल को बाइसेक्ट करता है। उनका जो रिजल्टेंट होगा वो उनके बीच के एंगल को क्या करेगा, बाइसेक्ट। तो बच्चों उन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री। तो बाइसेक्शन किस पे हुआ, 60-60 डिग्री पे। तो इसका मतलब जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा वो कॉस के अलोंग आएगा, ये हो जाएगा ए नेट, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, ए।
तो बच्चों यहां से अगर हम लोग इक्वेशन लिखें तो y रिजल्टेंट में एम्पलीट्यूड आया a और उसका फेज क्या लिखोगे कि वो कॉस के अलोंग आया, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा जैसा आप लोगों ने सभी ने दिया। तो बच्चों यहाँ पे तो अपने को कुछ कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ी, डायरेक्टली अपने को क्या बोल दिया गया कि पार्टिकल्स जो है जो एम्पलीट्यूड्स हैं वो इक्वल है, 120 पर है, तो रिजल्टेंट भी उनके बराबर आएगा और बाइसेक्शन होगा। तो डायरेक्टली हम लोग इस फॉर्म में इसमें आंसर्स दे सकते हैं। क्लियर है? और पिछले क्वेश्चन में बेटा हमने कुछ ज्यादा नहीं किया, सिर्फ डिस्कशन किया वेक्टर एडिशन का। इस डायग्राम में देखो 10 आगे है 7 पीछे है, तो रिजल्टेंट कितना बचेगा? 3 आगे और 8 ऊपर है 4 नीचे है, तो रिजल्टेंट कितना बचेगा? 4 ऊपर। जैसे फोर्स बैलेंस करते हो वैसे करके देखो, तो हमारे पास 3 आगे और 4 ऊपर आया, तो वेक्टर एडिशन अपने को सिंपली करना था। 3 और 4 का अगर रिजल्टेंट निकाले तो 5 और एंगल कितना है? 53 डिग्री। चलिए बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंटरफेरेंस फॉर साउंड वेव्स। बच्चों इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स क्या होता है? हो सकता है आपने ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस पढ़ लिया हो, बट यहां पर मैं एक बार इसको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं तो रिवाइज भी हो जाएगा आप लोगों का, और नहीं पढ़ा कुछ बच्चों ने तो यहां पर सीख लो। बच्चों इंटरफेरेंस फॉर साउंड वेव्स के लिए अगर हम लोग डिस्कशन करें तो सबसे पहली चीज, इंटरफेरेंस फिनोमिना ऑब्टेन करने के लिए, इंटरफेरेंस फिनोमिना ऑब्टेन करने के लिए कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए। ये आपके लिए असेंशियल बाउंडेशन है। कैसा होना चाहिए? कोहेरेंट सोर्सेस। अब बच्चों अगर हम लोग बात करें कोहेरेंट सोर्सेस की कि कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। ऐसे सोर्सेस जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है, ऐसे सोर्सेस जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है और टाइम के साथ उनका फेज डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है। ऐसे सोर्सेज जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है और टाइम के साथ उनका फेज डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होता है, ऐसे सोर्सेज को अपन क्या बोलते हैं? कोहेरेंट सोर्सेज। बच्चों कोहेरेंट सोर्सेज का एक एक्सप्लेनेशन, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं समझाने के लिए। ये बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल है जिससे फील आ जाएगा कि एग्जैक्टली कोहेरेंसी किसको बोलते हैं। मानकर चलिए कि बच्चों यहां पर दो ट्यूनिंग फॉक्स हैं और दोनों की फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली सेम है। दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, दैट इज एन और एन। अब मानकर चलिए कि मैंने इसमें क्या किया, दोनों को अलग अलग टाइम पर स्टार्ट किया। हम कैसे ट्यूनिंग फॉक को स्टार्ट करते हैं? हमारे हाथ में एक रबर का पैड होता है, ट्यूनिंग फॉक को पकड़ के उसको ऊपर पैड पर हिट करते हैं, तो ऊपर के जो ये अपने प्रोंग्स दिए हैं वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं, लाइक दिस, ऐसे। जब ये ऐसे वाइब्रेशन करते हैं तो वाइब्रेट करते हुए मीडियम में कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस ऐसे ऐसे जनरेट करते हैं। बेटा वो सब सिखाऊंगा, अभी सिर्फ सुन ले, वो सब सिखाऊंगा जैसे ही टाइम आएगा। तो बच्चों जैसे ही वो ऐसे वाइब्रेशन करेंगे तो मीडियम में वेव प्रोपोगेट करेंगे। तो मान लीजिए कि पहले ट्यूनिंग फॉक ने जब एक वाइब्रेशन किया तो मीडियम में इसने एक वेव प्रोपोगेट कर दी ऐसे, और दूसरे ने अभी स्टार्ट नहीं किया। तो बच्चों पहले ने जब एक वेव प्रोपोगेट कर दी, उसके एक वेव प्रोपोगेट करते ही मैंने दूसरे को भी स्टार्ट कर दिया। तो जरा गौर कीजिए कि इनके बीच में फेज डिफरेंस कितने का माना जाएगा? 2 पाई का, क्योंकि दोनों के बीच में एक वाइब्रेशन का डिफरेंस है। पहले ट्यूनिंग फॉक ने जब एक वाइब्रेशन करते हुए एक वेव जनरेट कर ली, उसके बाद मैंने दूसरे को स्टार्ट किया, तो इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो एक वाइब्रेशन का हो गया, यानी कि 2 पाई का। अब अगर टाइम के साथ ये फेज डिफरेंस हमेशा 2 पाई ही रहता है तो मैं बोलूंगा कि ये कोहेरेंट सोर्सेस है। मानकर चलिए कि जितनी देर में इसकी दो वेव बनेगी, इसकी कितनी बनेगी? एक, अभी भी फेज डिफरेंस 2 पाई। जितनी देर में इसकी 3 बनेगी, इसकी कितनी बनेगी? 2, अभी भी फेज डिफरेंस कितना? 2 पाई। तो टाइम के साथ जब भी मैं देखूं इनके बीच का फेज डिफरेंस हमेशा 2 पाई ही नजर आना चाहिए। अगर ऐसा है तो इनका जो सोर्सेस बोले जाएंगे वो कैसे बोले जाएंगे? कोहेरेंस। ना तो पहला वाला लैग करते हुए दूसरे वाले के बराबर आएगा, ना दूसरा वाला लीड करते हुए पहले वाले के पास पहुंच जाएगा। दोनों जैसे थे 2 पाई के फेज डिफरेंस पर स्टार्टिंग में, वैसे ही रहेंगे। अगर ऐसा है देन द सोर्सेज आर कोहेरेंट। अब बच्चों इंटरफेरेंस फिनोमिना क्या होती है? ध्यान से सुनिए बच्चों। इंटरफेरेंस में हम पोजीशन के साथ फेज डिफरेंस जनरेट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, बहुत अच्छा डिस्कशन है। हम इंटरफेरेंस में पोजीशन के साथ फेज डिफरेंस जनरेट करते हैं। बोला क्या जाता है कि इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन। इंटरफेरेंस फिनोमिना में इंटेंसिटी इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन। जैसे जैसे आप अलग अलग पोजीशन पे जाओगे, आपको हर पोजीशन पे इंटेंसिटी ऑफ साउंड यानी कि लाउडनेस ऑफ साउंड अलग अलग मिलेगी।
अगर पोजीशन बदलने के साथ आपको लाउडनेस ऑफ साउंड बदलती जा रही है, देन सच टाइप ऑफ फिनोमेना नोन एज इंटरफेरेंस। अब क्या हुआ, इसको ध्यान से समझे बच्चों। मैं इसको डायग्राम में भी बना रहा हूं और मैं उसको परफॉर्म करके भी बता रहा हूं, आई मीन थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूं, तो ध्यान से समझिएगा बच्चों। मानकर चलिए कि हम क्लासरूम में खड़े हुए हैं। क्लासरूम में ये स्पीकर लगा हुआ है एक, और ये स्पीकर लगा हुआ है दो, स्पीकर 1 स्पीकर 2। मान लेते हैं कि ये दोनों कोहेरेंट है। सुन रहे हैं मेरी बात? और ऑब्जर्व कीजिए कि बीचों बीच एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है किसी पोजीशन एक्स पे। क्लियर? अब बच्चों बीचों बीच खड़ा है, तो जो मैं पूछूं आपसे ध्यान से सुनिएगा कि यहां से जो वेव आ रही है उसको जितना डिस्टेंस कवर करना पड़ रही है, उतनी ही डिस्टेंस इस वाली वेव को भी कवर करना पड़ रही है। एग्रीड? क्योंकि बिल्कुल बीचों बीच आप बात कर रहे हो। तो आंसर दीजिए, अगर दोनों को सेम डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही है तो पाथ डिफरेंस कितना हुआ? 0। और बच्चों पाथ डिफरेंस 0 है तो फेज डिफरेंस भी 0 आएगा। विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन आप जानते हैं डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा, इफ पाथ डिफरेंस इज 0, path difference is 0, then phase difference is also equal to 0। तो बच्चों फेज डिफरेंस 0 का मतलब होता है कि दोनों वेव सेम फेज में मिल रही है। तो बच्चों अगर यहां पर दोनों वेव सेम फेज में मिलेगी, तो आंसर तो सेम फेज में मिलेगी, तो एम्पलीट्यूड कैसा हो जाएगा? मैक्सिमम। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तो इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, और इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी तो यहां पर लाउडनेस जो होगी वो कैसी होगी? मैक्सिमम। पर बच्चों ये तो वो पॉइंट था जो बीचों बीच था। अब मैं चेंजेस कर रहा हूं, जरा गौर कीजिए। अब मैं चेंजेस कर रहा हूं। अब बच्चों क्या हुआ, मैं थोड़ा सा यहां खिसक गया ऐसे x1 लोकेशन पे। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। तो बच्चों अब मैं x1 लोकेशन पे खिसका, तो यहां से जो वेव आई, यहां से जो वेव आई और यहां से जो वेव आ रही है, देखकर बताओ क्या इनके बीच में पाथ डिफरेंस बढ़ गया? S1 वाली वेव को कम चलना है और S2 वाली वेव को ज्यादा चलना है, क्या इनके बीच में पाथ डिफरेंस आ गया? अरे बोलो जल्दी से, क्या इनके बीच में पाथ डिफरेंस आ गया? क्या इनके बीच में पाथ डिफरेंस आ गया? तो बच्चों हो सकता है कि वो पाथ डिफरेंस जो हो वो कितना हो? लैम्डा बाई 2। लेट मान लो पाथ डिफरेंस कैसा हो? लैम्डा बाई 2। तो बच्चों लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस के लिए अगर हमें फेज डिफरेंस निकालना पड़े तो डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा, तो 2 पाई डेल्टा लैम्डा कितना है? लैम्डा बाई 2 और अपॉन में लैम्डा, तो ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये कितना आ गया? पाई। और बच्चों फेज डिफरेंस अगर पाई का है तो पाई मतलब 180 डिग्री। पाई का मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब अपोजिट फेज। अपोजिट फेज का मतलब एक का क्रेस्ट है तो दूसरे का ट्रफ है, और दोनों जब एक दूसरे से मिले तो एम्पलीट्यूड मिनिमम कर दिया, अपोजिट फेज में। और एम्पलीट्यूड मिनिमम हो गया तो लाउडनेस मिनिमम हो गई, मतलब अगली ही पोजीशन पे हमको क्या हुआ? इंटेंसिटी मिनिमम सुनाई दी। फिर मैं यहां पर पहुंच गया x2 लोकेशन पे। तो बच्चों जब x2 लोकेशन पे पहुंचा तो इसको ध्यान से देखें। बच्चों जब x2 लोकेशन पे पहुंचेंगे हम लोग, तो x2 लोकेशन पे, वेट अ मिनट, यस, तो बच्चों जब हम लोग x2 लोकेशन पे पहुंचे यहां पर, तो इस वाली वेव को इतना चलना पड़ा और दूसरी वाली वेव को और ज्यादा चलना पड़ा। पाथ डिफरेंस जनरेट हो गया। पाथ डिफरेंस जनरेट हुआ तो फेज डिफरेंस जनरेट हुआ। फेज डिफरेंस जनरेट हुआ तो हो सकता है कि वहां पे एम्पलीट्यूड जो हो वो मिनिमम और मैक्सिमम के कुछ बीच में आ जाए। तो ना तो इंटेंसिटी वहां मिनिमम बनी ना मैक्सिमम बनी, उन दोनों के बीच की बनी। तो आप गौर कर रहे हो कि जैसे जैसे हम लोग अपने सोर्सेस को फिक्स करते, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अब मैं यहां पर आपको करके बता रहा हूं ये चीज जो मैंने की। मानकर चलिए कि बच्चों ये दोनों सोर्सेज हैं, सुनना ध्यान से आप सभी, ये दोनों सोर्सेज हैं और दोनों सोर्सेज से मैं बिल्कुल बीच में बैठा हूं। तो दोनों सोर्सेज से आने वाली वेव्स को इक्वल डिस्टेंस कवर करनी है। तो मान लो यहां से जो वेव आ रही है वो मेरे तक पहुंचने के लिए चली क्रेस्ट और ट्रफ ऐसे, और यहां से भी जो चली सेम डिस्टेंस चलनी है, सेम फ्रीक्वेंसी है, तो क्रेस्ट और ट्रफ। तो आंसर दो, मेरे पास क्या पहुंचे? ट्रफ ट्रफ, मतलब सेम फेज। सेम फेज में पहुंचेंगे तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम तो यहां पे लाउडनेस बहुत ज्यादा है। अब मैंने क्या किया, खुद को थोड़ा सा शिफ्ट कर लिया, मान लीजिए इधर मैंने शिफ्ट कर लिया और सोर्सेज यहीं लगे हुए हैं ऐसे। तो बच्चों ये वाला जो सोर्स है उससे जो वेव्स आ रही है इस वाले सोर्स से, उससे कम चलना पड़ रहा है, जबकि इधर से वेव्स को बहुत ज्यादा चलना पड़ रहा है। तो जरा गौर करने वाली बात है कि यहां से पहुंचा क्रेस्ट और ट्रफ, यहां से पहुंचा क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट। तो बच्चों गौर कीजिए, यहां से आया ट्रफ और यहां से आया क्रेस्ट, दोनों अपोजिट फेज में, और अपोजिट फेज में आया तो इंटेंसिटी मिनिमम हो गई। तो बच्चों आपने गौर किया कि जब आप मीडियम में अपनी पोजीशन चेंज करते हो तो सोर्सेस से आने वाली वेव्स में उस पोजीशन तक आने के लिए पाथ में डिफरेंस आ जाता है। पाथ डिफरेंस आने की वजह से फेज डिफरेंस आ जाता है।
और फेज डिफरेंस आने से किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी मिनिमम और किसी पॉइंट पे मैक्सिमम और किसी पॉइंट पर मिनिमम और मैक्सिमम के बीच की। तो पोजीशन के साथ ये जो इंटेंसिटी वेरिएशन हो रहा है, इसी फिनोमिना को आप क्या नाम देते हो? इंटरफेरेंस। इन्हीं फिनोमिना को हम लोग क्या नाम देते हैं? इंटरफेरेंस। बेटा अपन साउंड वेव्स भले ही डिस्कस कर रहे हैं, पर साउंड वेव्स जो होता है वो कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस की फॉर्म में चलती है। उनका रिप्रेजेंटेशन और एक्सप्लेनेशन बहुत आसानी से नहीं किया जा सकता, इसीलिए अपन यहां पर क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में इनको समझ रहे हैं। तो आपको सिर्फ फील करना है कि एग्जैक्टली होता क्या है, अदरवाइज हम लोग यहां पर कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस को फील नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई वर्टिकली समझाया जा रहा है। ठीक है, तो मैं आपसे बोल रहा था, ध्यान से सुनिए बेटा। क्लासरूम में इसलिए नहीं होता क्योंकि सोर्सेस कोहेरेंस हो ऐसा जरूरी नहीं है। सोर्सेस कोहेरेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है, पर अगर आप कोहेरेंसी रखोगे और क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं तो साउंड जो होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। इसीलिए तो साउंड वहां से खत्म हो जाता है, एब्जॉर्बेशन की वजह, एब्जॉर्प्शन की वजह से। उसी रूम को खाली कर दो, आपको आवाज गूंजने लग जाएगी क्योंकि साउंड एब्जॉर्ब नहीं होता। ठीक है, तो अब ध्यान से सुने जो अपन डिस्कशन कर रहे हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आप मीडियम में पॉइंट टू पॉइंट मूव करते हैं तो सोर्सेस से आने वाली वेव्स को उन पॉइंट तक पहुंचने के लिए अलग अलग पाथ कवर करना पड़ रहा है, किसी को कम किसी को ज्यादा। तो उनके बीच में पाथ डिफरेंस की वजह से फेज डिफरेंस आया। बिकॉज ऑफ दैट फेज डिफरेंस हर पॉइंट पर इंटेंसिटी अलग अलग आई। तो पोजीशन के साथ इंटेंसिटी का ये बदलना इंटरफेरेंस फिनोमिना कहलाता है। तो इंटरफेरेंस में जो इंटेंसिटी होती है, दैट इज कैपिटल आई, इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन, क्योंकि पोजीशन के साथ पाथ डिफरेंस आ रहा है, फेज डिफरेंस आ रहा है। ये चीज हमको यहां पर समझनी है। तो बच्चों यही चीज अब यहां पर देखिए क्या लिखी हुई है, समझिए। When the waves emitting from the coherent sources propagating in the same direction are superposed over one another, then redistribution of energy takes place in the space. Redistribution of energy मतलब किसी पॉइंट पर सेम फेज में मिली तो वहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी, आई मीन एम्पलीट्यूड हो गया। किसी पे अपोजिट फेज में मिली तो वहां मिनिमम हो गया। किसी पॉइंट पर ना तो मैक्सिमम ना मिनिमम, उनके बीच का, मतलब हर पॉइंट पर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो गई, पर ओवरऑल मीडियम की एनर्जी कंजर्व रहती है। This phenomena is called as interference. It is based on energy conservation principle. Total energy of the wave remain constant. Only redistribution of energy takes place. ये अपने पास एक theoretical question है, ध्यान रखिएगा, अपने को मिलेगा आपके मॉड्यूल में सॉल्व करने के लिए। और क्या लिखा है? Here intensity varies as function of position. That means intensity is a function of position, जो ऊपर में लिख चुका हूं। अब बच्चों कोहेरेंट सोर्सेज में आपको समझा चुका हूं। देखिए, sources for which phase difference remain constant with time are known as coherent sources, and two waves are said to be coherent if their phase difference does not change depend on time. ठीक है, अब ये चीजें हम लोग बात कर चुके हैं और फ्रीक्वेंसी यहां पर दोनों सोर्सेस की सेम होती है, ये एक अंडरस्टूड पॉइंट है। अब बच्चों इसी को मैं डायग्राम में समझा रहा हूं, जरा गौर कीजिएगा। जो चीज मैंने आपको बोली अभी, जो एक्सप्लेनेशन किया, उसको मैं यहां से क्लियर कर रहा हूं। ध्यान से देखना आप सभी बच्चों। मानकर चलिए कि हम कुछ वेव्स को यहां स्टडी कर रहे हैं। हम ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि सेम फेज में और अपोजिट फेज में पाथ डिफरेंस की वजह से फेज डिफरेंस कैसे आता है। ध्यान से सुनिएगा। मानकर चलिए कि बच्चों यहां पर एक सोर्स रखा हुआ है ब्लैक कलर का, क्लियर, और ब्लैक कलर का सोर्स रखा हुआ है, उससे कुछ ऐसे वेव्स एमिट हो रही है, लाइक दिस, ऐसे वेव्स एमिट हो रही है। ठीक, और उसी ब्लैक कलर के ऊपर कोइंसाइड रखते हुए एक और सोर्स मैंने रखा है। ध्यान रखिएगा, ये कोइंसाइड है। तो बच्चों जरा गौर कीजिएगा, जो मैं आपको समझा रहा हूं, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों कोहेरेंट है, तो दोनों के सेम टाइम में सेम नंबर ऑफ ऑसिलेशन, यानी कि सेम टाइम में सेम वेव्स बनेंगी। तो आंसर दीजिए, दोनों वेव्स को इस पॉइंट तक आने के लिए, देखिए मैंने एक डॉट पॉइंट बनाया है, इस पॉइंट तक आने के लिए दोनों के नंबर ऑफ ऑसिलेशन सेम होंगे। तो आंसर दीजिए कि इसका भी क्रेस्ट बनेगा, इसका भी ट्रफ बनेगा, इसका भी क्रेस्ट बनेगा, इसका भी ट्रफ बनेगा। आंसर दीजिए, क्या हमेशा इनका क्रेस्ट और ट्रफ आपस में सुपरपोज कर रहा है, मतलब ये हमेशा ही सेम फेज में है? तो ऐसी स्थिति में ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जनरेट करेगी। जो ऊपर मैं बना रहा हूं बच्चों, फाइनली वो रिजल्टेंट वेव है जो कि इनके सुपरपोजिशन से प्रोड्यूस हुई है। इनके बीच में कोई फेज पाथ डिफरेंस ही नहीं आया,
क्योंकि एक पॉइंट तक पहुंचने के लिए दोनों को इक्वल डिस्टेंस कवर करनी है। पाथ डिफरेंस जीरो, फेज डिफरेंस जीरो, फेज डिफरेंस जीरो मतलब सेम फेज में मिलेगी, सेम फेज में मिलेगी तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम। पर अब पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस कैसे जनरेट होता है जरा गौर कीजिएगा बच्चों। पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस कैसे जनरेट होता है उस पर गौर करें बच्चों। वापस से वही चीज, एक ब्लैक कलर का सोर्स है, उसको मैंने यहां बना दिया ऐसे, लाइक दिस। और एक और सोर्स में बना रहा हूं बच्चों, थोड़ा सा पीछे खिसका कर, जैसा कि वो रेड कलर से था, मैंने इसको पीछे खिसका दिया ऐसे। तो बच्चों अब जरा गौर कीजिए, इस पॉइंट तक आने के लिए काली वेव को कम चलना पड़ेगा, रेड वेव को ज्यादा चलना पड़ेगा, जिसकी वजह से पाथ डिफरेंस आ गया। तो बच्चों पाथ डिफरेंस आ गया तो हो सकता है कि इसका क्रेस्ट यही बन जाए और यहां तक पहुंचते पहुंचते वो ट्रफ, ये बन गया क्रेस्ट, यहां तक पहुंचते पहुंचते ट्रफ, ये बन गया क्रेस्ट, यहां तक पहुंचते पहुंचते ट्रफ, ये बन गया क्रेस्ट, ऐसे। बच्चों देखकर बताइए, थोड़ा सा पीछे खिसकाया तो इनके बीच में क्या जनरेट हो गया, पाथ डिफरेंस। एक को कम चलना है, एक को ज्यादा चलना है। तो पाथ डिफरेंस जनरेट होते ही आपने गौर किया ये अपोजिट फेज में आ गई, और अपोजिट फेज में आ गई तो अब जो रिजल्टेंट है जरा गौर कीजिए, रिजल्टेंट जो होगा वो कुछ ऐसे बनाए। अपोजिट फेज में रिजल्टेंट, दोनों का रिजल्टेंट जो आया वो कम आ गया, इसको अपन ने क्या बोला, रिजल्टेंट। और पीछे खिसका दूं तो और पाथ डिफरेंस जनरेट हो जाएगा, वही चीज मैंने फेयरली यहां पर बना रखी है। तो बच्चों हमने क्या सीखा था कि पाथ डिफरेंस की वजह से फेज डिफरेंस आ रहा है, जिसकी वजह से कभी सेम फेज कभी अपोजिट फेज, नोन एज इंटरफेरेंस। बच्चों जब सेम फेज में मिलेगी तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, उसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जब अपोजिट फेज में मिलेंगी, जब अपोजिट फेज में मिलेंगी तो इंटेंसिटी मिनिमम, उसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव। जब सेम फेज में मिले, इंटेंसिटी मैक्सिमम प्रोड्यूस करे तो कंस्ट्रक्टिव, और जब अपोजिट फेज में मिले तो मिनिमम प्रोड्यूस करेगी, उसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव। क्या आपको मेरी बात यहां तक सभी को समझ में आई? जल्दी से बोले, क्या आपको यहां तक सभी को एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया? ठीक है। अब बच्चों इसका मैथमेटिकल पार्ट और इसके बाद अपन क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। चलिए सीखें। अब बच्चों मैंने फेयरली इसको कर रखा है, पर मैं लिखकर बताऊंगा तो आपको अच्छा लगेगा, इसलिए मैं यहां पर साइड में उसको रफली लिखकर भी बता रहा हूं। मानकर चलिए कि बच्चों दो वेव्स हैं, दोनों में एम्पलीट्यूड अलग अलग है, पर गौर करने वाली बात है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, y1 और y2 दोनों में क्या चीज पे फोकस अपने को करना है। जरा गौर कीजिए, एम्पलीट्यूड a1 a2 अलग है पर फ्रीक्वेंसी सेम है, ओमेगा ओमेगा जरा गौर कीजिए सेम है। अपने को फ्रीक्वेंसी सेम चाहिए क्योंकि कोहेरेंट सोर्सेस हैं। पर गौर कीजिए, एक वेव को चलना पड़ा x1 तो दूसरे को चलना पड़ा x2, इसलिए लिखा है kx1 और kx2। अब बच्चों ये तो हो गया फेज ऑफ वन, दैट इज फाई वन, और ये हो गया फेज ऑफ टू, जिसको अपन ने बोला फाई टू। तो अगर मैं फेज डिफरेंस निकलवाऊं बच्चों, फेज डिफरेंस अगर हम लोग निकालें तो ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, के एक्स टू माइनस एक्स वन, तो ये बन गया के डेल्टा एक्स। बच्चों कोई नई चीज नहीं लिखी, जरा गौर कीजिए, डेल्टा फाई इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स। जरा गौर करना बच्चों, कोई नई चीज नहीं है। डेल्टा फाई इज इक्वल टू के की जगह 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। क्या देखकर बताओ, ये वही फॉर्मूला बन गया जो हम लोगों ने पढ़ लिया है। ये क्या वही फॉर्मूला है जो हम लोग पढ़ चुके हैं, बस डेल्टा लैम्डा की जगह डेल्टा एक्स हो गया। नोटिफिकेशन चेंज कर दिया। तो बच्चों नोट कीजिए कि यहां पर पाथ डिफरेंस की वजह से फेज डिफरेंस आ रहा है। तो फेज डिफरेंस इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन। जरा गौर कीजिए, फेज डिफरेंस इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन, वही चीज लिखी है, डेल्टा फाई डिपेंड्स ऑन डेल्टा एक्स, तो फेज डिफरेंस इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन, जो मैंने यहां पर फेयरली लिख रखा है। अब बच्चों आपको पता है ना, वेक्टर एडिशन अपन करते हैं जब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालते हैं, तो वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला बच्चों एलएचएस में लिखा हुआ है, क्या है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल फाई। बच्चों जरा गौर कीजिएगा कि हमें अगर इसका स्क्वायर रूट कर दे तो a रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल फाई। गौर करने वाली बात है कि इंटेंसिटी जो होती है वो प्रोपोर्शनल टू 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी। अब इंटरफेरेंस एक ही मीडियम में आ रहा है, हो रहा है सुपरपोजिशन, तो रो सेम, वी सेम, सोर्स कोहेरेंट है तो एन भी सेम, तो इंटेंसिटी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंडेंट हो गई, एम्पलीट्यूड स्क्वायर पे। तो बच्चों गौर कीजिए, ये क्या लिखा हुआ है, वी नो दैट इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट्स हो गए। तो गौर कीजिए, ए स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, आई, क्योंकि आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को आई। तो बच्चों ए वन स्क्वायर को क्या लिखोगे, आई वन, इसको क्या लिखोगे, आई टू,
और इसको लिखोगे √I1 √I2 cos del phi। बच्चों दिस इज द इक्वेशन ऑफ इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। अगर बच्चों मैं डेल्टा फाई की जगह यहां पर वैल्यू रख दूं, दैट इज के डेल्टा एक्स जो ऊपर निकाली, तो क्या इंटेंसिटी जो होगी वो डेल्टा एक्स पे डिपेंडेंट हो जाएगी। तो मतलब इंटेंसिटी इज द फंक्शन ऑफ एक्स, यहां पे प्रूफ भी हो गया, इंटेंसिटी इज द फंक्शन ऑफ एक्स, ये चीज यहां पे प्रूफ भी होगी। तो बच्चों हमारे लिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालने का ये इक्वेशन आ गया जो हम लोग अपने क्वेश्चंस में यूज करेंगे। अगर आपको इंटरफेरेंस में कोई भी चीज रटनी नहीं है, कुछ भी नहीं रटना है, तो सिर्फ इतना सा याद कर लो कि एम्पलीट्यूड जो होता है रिजल्टेंट वेक्टर एडिशन का, ये इक्वेशन होता है। इस इक्वेशन से आप इंटेंसिटी की इक्वेशन पे आ जाओगे। अब जो भी फेज डिफरेंस बताओगे, पहले अपने को फेज डिफरेंस नहीं दिया होगा, अपने को क्या दिया होगा, पाथ डिफरेंस। तो सबसे पहले क्या होगा, आपको बोला जाएगा इस पॉइंट पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालो। तो आप क्या करोगे, उस पॉइंट तक का सबसे पहले निकालोगे पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस से निकालोगे फेज डिफरेंस, और फिर इस इक्वेशन में डेल्टा फाई की जगह फेज डिफरेंस रख दोगे, तो आंसर आ जाएगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी। क्वेश्चन खत्म। ये तो वो बात हो गई जिसमें अपने को रटने की जरूरत नहीं है। अब बच्चों जरा गौर कीजिए, जो इंटेंसिटी की लास्ट रिलेशन हमने निकाली, कॉस डेल फाई। इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी, जब कॉस डेल्टा फाई मैक्सिमम होगा, यानी कि +1 कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इंटेंसिटी मिनिमम कब होगी, जब कॉस की वैल्यू मिनिमम होगी, यानी कि -1, उसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव। तो वो चीज बच्चों मैंने टेबल में बना रखी है, जरा गौर करने वाली बात है। सबसे पहले कंस्ट्रक्टिव को देखो। पहली इक्वेशन जो हम ऊपर पढ़कर आए, ये वाली I1 + I2 + 2√I1 √I2 cos del phi। बच्चों अगर इंटेंसिटी को मैक्सिमम करना है तो कॉस की वैल्यू मैक्सिमम करनी होगी, दैट इज +1। बच्चों कॉस की वैल्यू मैक्सिमम कब कब होती है, cos 0 +1, cos 360 +1, cos 720 +1, यानी कि 0, 2 पाई, 4 पाई, 2n पाई। यहां पर n का मतलब है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो बच्चों फेज डिफरेंस 0, 2 पाई और 4 पाई लाने के लिए जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए डेल्टा एक्स, वो कितना होना चाहिए, 0 लैम्डा, 2 लैम्डा और n लैम्डा कैटेगरी का। किसका कैटेगरी का, n लैम्डा कैटेगरी का। बच्चे पूछते सर ये रटना है क्या, बिल्कुल नहीं रटना है। आपको ये वाली इक्वेशन आती है ना, ये वाली इक्वेशन, दैट इज डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा। किसी भी पाथ डिफरेंस के लिए कोई भी फेज डिफरेंस आ जाएगा, और कोई भी फेज डिफरेंस के लिए कोई भी पाथ डिफरेंस आएगा, तो रटने की जरूरत नहीं है। अपने को फेज डिफरेंस पता है तो पाथ डिफरेंस निकाल सकते हैं, पाथ डिफरेंस पता है तो फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। अब बच्चों देखिए, जो ऊपर इक्वेशन लिखी है उसमें cos डेल फाई की वैल्यू +1 रख दूं तो ये इक्वेशन आ जाएगी। बच्चों इस इक्वेशन को देखो क्या लिख रही है, मैं इसमें एक और चीज ऐड कर देता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा डेरिवेशन। बच्चों I1 को क्या लिख सकते हैं, √I1 का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, √I2 का होल स्क्वायर +2 √I1 √I2। बच्चों गौर करने वाली बात है, कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, a² + b² + 2ab। तो I मैक्सिमम की इक्वेशन हो गई a + b का होल स्क्वायर, यानी √I1 + √I2 का होल स्क्वायर। और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, बच्चों आपको पता है ना, वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट क्या आता है, a1 + a2, a + b, जानते हैं ना, सेम डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट a + b। और इसी को अगर अपन डिस्ट्रक्टिव के लिए पढ़े तो आई थिंक अब मुझे पूरा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होगी। बच्चों डिस्ट्रक्टिव के लिए कॉस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम, यानी कि -1। पाई के इवन मल्टीपल पर सेम फेज, तो पाई के ऑड मल्टीपल पे अपोजिट फेज। 2n + 1 पाई, n का मतलब वही बच्चों 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और ये कब आएगा, जब पाथ डिफरेंस होगा 2n + 1 λ/2 कैटेगरी का, जो नीचे लिखा है λ/2, 3 λ/2। तो बच्चों ध्यान रखें, जब लैम्डा के इंटीजर्स मल्टीपल है, लैम्डा के इंटीजर मल्टीपल जैसे 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, तो ये सेम फेज को डिनोट करते हैं। और जब λ/2 के मल्टीपल्स है तो ये अपोजिट फेज को, जैसे λ/2, 3 λ/2, ऑड मल्टीपल्स जो है λ/2 के, वो अपोजिट फेज को शो करते हैं। तो ऊपर कॉस की वैल्यू रखो -1, तो ये अपने पास इक्वेशन बन गई। इसको क्या लिख सकते हैं, I मिनिमम इज इक्वल टू √I1 का स्क्वायर प्लस √I2 का स्क्वायर माइनस 2 I1 √I2, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये हो गया I मिनिमम। और दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, मान लो आगे 10 है और पीछे 8 है, तो रिजल्टेंट कितना बचता है, 10 - 8 यानी 2। बड़ी में से छोटी वैल्यू को घटा दो, तो ये हो गया a मिनिमम, a1 - a2। तो बच्चों हमारे पास I मैक्सिमम और I मिनिमम के रिजल्ट आ गए। ये वही कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव ऊपर जो मैंने बताया था, वही डायग्राम रिपीट हुआ है। अब बच्चों क्वेश्चन करने के पहले मैं आपको इसको समराइज कर दूं ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट्स ना हो।
ठीक है, अपन मैं इसको सब कर रहा हूं। नॉन कोहेरेंट होंगे तो कैसे ऐड करेंगे बेटा? नॉन कोहेरेंट होंगे तो बीट्स बनेंगी, फिर इंटरफेरेंस नहीं होगा, वो बीट्स में पड़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों अपन सबसे पहला रिजल्ट हमने जो पढ़ा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 कॉस डेल फाई, ये तो मेन इक्वेशन। अब इसमें हम लोगों ने I मैक्सिमम पढ़ा। I मैक्सिमम क्या पढ़ा? रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। इसी तरह से हमने पढ़ा I मिनिमम, जिसकी वैल्यू थी रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। इसको क्या बोला था हम लोगों ने? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इसको हमने पढ़ा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब बच्चों दूसरे रिजल्ट्स, मानकर चलिए किसी क्वेश्चन में आपको आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम का रेशियो पूछ लिया जाए। तो बच्चों आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम का रेशियो कैसे कैसे निकाला जा सकता है? अपन जानते हैं आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूं, ए मैक्सिमम अपॉन ए मिनिमम का होल स्क्वायर। ऐसे बच्चों ए मैक्स कैसे निकाला जाएगा? ए वन प्लस ए टू। और ए मिनिमम कैसे निकाला जाएगा? बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू का स्क्वायर। इस तरह से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है बच्चों क्वेश्चन पे, कि अगर मुझे आई मैक्सिमम और आई मिनिमम दे दिया ये रेशियो और बोला गया ए वन ए टू निकालो, तो अपन इस इक्वेशन से ए वन ए टू इंडिविजुअली कैलकुलेट कर सकते हैं। या बच्चों इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो आई मैक्सिमम को क्या लिख सकते हैं? रूट आई वन प्लस रूट आई टू अपॉन आई मिनिमम को क्या लिखेंगे? रूट आई वन माइनस रूट आई टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ए मैक्स अपॉन ए मिनिमम का होल स्क्वायर। तो अगर मुझे ए मैक्सिमम और ए मिनिमम का रेशियो दिया है, तो मैं वहां से I1 और I2 को इंडिविजुअली निकाल सकता हूं। बच्चों ये अब डिपेंड करेगा आप लोगों पे कि क्वेश्चन अपने को कैसे दिया गया है, इस बात पे। ठीक है, अब बच्चों इसी में हमसे पूछा जाता है आई एवरेज, क्योंकि हर पॉइंट पे इंटेंसिटी अलग अलग है, कहीं मैक्सिमम है कहीं मिनिमम है। तो हमसे पूछा गया कि पूरे मीडियम में एवरेज इंटेंसिटी क्या है, कैलकुलेट करो। तो वो कैसे निकाली जाती है? आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम बाई 2 से। ऐसे तो बच्चों आई मैक्सिमम क्या था? I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट आई टू। और I मिनिमम क्या था? I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1 I2 अपॉन 2। तो सॉल्व करने के बाद बच्चों एवरेज इंटेंसिटी जो आ गई मीडियम की, वो कितनी आ गई? I1 प्लस I2। इस तरह से आप एवरेज इंटेंसिटी निकाला करेंगे। तो बच्चों ये पूरा समराइज मैंने इसको कर दिया, जिससे अपने को क्वेश्चन सब सारे सॉल्व करने हैं। मैं क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रोसीजर आपको समझा दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में ये चेक कीजिए कि आपको कहां पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी पूछी गई है। जहां भी आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी पूछी गई है, वहां पे दोनों सोर्सेस से जो वेव्स पहुंच रही है उनका पाथ डिफरेंस क्या है, कैलकुलेट कर लो। पाथ डिफरेंस से आ जाएगा फेज डिफरेंस, और फेज डिफरेंस आते ही जो इस पेज पे सबसे ऊपर वाली इक्वेशन है, उसमें फेज डिफरेंस की वैल्यू रख के इंटेंसिटी रिजल्टेंट निकाल सकते हो। और अगर आपको सेम फेज और अपोजिट फेज पता चल रहा है, तो आप डायरेक्टली मैक्सिमम और मिनिमा निकाल सकते हो। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। If lambda equal to 3 meter and the two coherent source of same intensity are arranged as shown, then find the ratio of resultant intensity at point P and Q in the given situation. Solve करें बच्चों।
कितना आ रहा है? 1:1, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं बच्चों। सबसे पहले पॉइंट पी देखिए, एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं बच्चों। देखिए जैसा मैंने सिखाया, ध्यान से समझे। पी पॉइंट बच्चों, यहां से जो वेव जा रही है पी पॉइंट पर, उसको कितना चलना पड़ रहा है? 3 मीटर। और यहां से जो वेव जा रही है पी पॉइंट पर, उसको कितना चलना पड़ेगा पाइथागोरस से? 5 मीटर। तो बच्चों सबसे पहले अपन पाथ डिफरेंस निकालें, है ना, पॉइंट पी के लिए। तो एक को चलना है 5, एक को चलना है 3। तो पाथ डिफरेंस हो गया कितना? 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 मीटर। और बच्चों पाथ डिफरेंस आ गया तो फेज डिफरेंस आ गया। डेल्टा फाइव अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा। जरा गौर कीजिएगा, डेल्टा लेमडा है 2 मीटर और लेमडा मैंने क्वेश्चन में आपको 3 मीटर दे रखा है, इनटू 2 पाई। तो बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया 4 पाई बाई 3। बच्चों 4 पाई बाई 3 रेडियन को अपन क्या बोलते हैं? 240 डिग्री। हो सकता है 240 एकदम से याद ना हो तो अपन ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैंने कर रखा है cos 240 को 180 प्लस 60। cos 240 थर्ड क्वाड्रेंट का है जिसमें cos की वैल्यू नेगेटिव होती है। 180 डिग्री हो तो फंक्शन नहीं बदलता, तो cos 180 प्लस 60 इज इक्वल टू cos 60 माइनस 1/2। अब बच्चों इंटेंसिटी एट पी पॉइंट निकाल दीजिए। क्या इक्वेशन थी? I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos डेल फाई। बच्चों दोनों की इंटेंसिटी सेम दे रखी है क्वेश्चन में, ऐसा हमें दिया है। तो ये हो गया 2 रूट आई और ये हो गया माइनस हाफ। सुन रहे हैं? तो 2i में से i को सब्ट्रैक्ट करो, 2 से ये 2 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा? 2i माइनस आई विच इज इक्वल टू i। तो इंटेंसिटी एट p पॉइंट हमने निकाल दी। अब इसी तरह से q पॉइंट के लिए देखें, एट पॉइंट q। बच्चों q पॉइंट के लिए डिस्कशन करें तो जरा गौर कीजिएगा आप सभी। q पॉइंट के लिए यहां से जो वेव जा रही है उसको कितना चलना पड़ रहा है? 3 मीटर। जबकि यहां से जो वेव आ रही है उसको टोटल कितना चलना पड़ रहा है? 7 मीटर। तो बच्चों जो डिफरेंस आया वो कितने का आया? 4 मीटर का, 7 माइनस 3। तो अगर अपन Q के लिए डिस्कशन करें तो डेल्टा लेमडा आया 7 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 4 मीटर। तो डेल्टा फाइव हो जाएगा डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा इंटू 2 पाई, 4 बाई 3 इंटू 2 पाई। तो ये कितना हो जाएगा? 8 पाई बाई 3। तो ये हो गया 480 डिग्री। बच्चों cos 480 डिग्री भी सेम ही वैल्यू होती है, माइनस हाफ। करके देख लेना आप लोग। तो सॉल्व करेंगे इसको तो हमारे पास आई क्यू दैट इज I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos डेल फाइव। तो ये हो गया I प्लस 2 रूट आई प्लस, सॉरी, माइनस हाफ। सॉल्व करने पर आई क्यू की वैल्यू भी कितनी आई? आई। तो बच्चों दोनों सेम आ रही है, तो यहां से दोनों का रेशो जो आएगा, जैसा आप लोगों ने आंसर दिया 1:1, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो बच्चों क्वेश्चन लेंदी इसलिए था क्योंकि दो दो केसेस सॉल्व करने थे और मैंने यहाँ पर आपको बताया कि ना तो ये सेम फेज का केस था और ना ही अपोजिट फेज का। तो इसीलिए पूरी इक्वेशन लगाई। सेम फेज होता तो डायरेक्टली मैक्सिमम वाला या मिनिमम वाला फॉर्मूला लगा के खत्म कर देते, मैनर में सॉल्व करना था। क्लियर हो गया आप सभी को यहाँ तक का डिस्कशन? जल्दी बताएं, कोई डाउट? ठीक है, अगले क्वेश्चंस बच्चों ये सॉल्व करो पहले। इफ इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न I maximum to minimum is 36 by 25, तो I1 अपॉन I2 और A1 अपॉन A2 का रेशियो निकालें। या बच्चों अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए छोड़ दूं, कल अपन इनको डिस्कस कर लेंगे क्योंकि टाइम भी ओवर होने वाला है, कंप्लीट नहीं हो पाएगा, है ना। मैं होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं आपको। आप पहले हैंड आउट रिसीव करें, लिंक मैं अगेन एंड अगेन भेज रहा हूं। हाँ 121:1, ठीक है बेटा।
11:1, ठीक है। चलिए, तो मैं कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए मार्क करके दे रहा हूं, आप उनको सॉल्व करके लाइएगा। बेसिक क्वेश्चंस है, ठीक है। फिर कल अपन आगे बढ़ते हुए फिर बीट्स कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। बेटा सारे लेक्चर्स लिंक में अवेलेबल है ना? मैंने अभी ही चेक किए थे, आप फिर से उसको देखिएगा। नहीं बेटा, मैंने लास्ट क्लास में अपडेट करके इंग्लिश वाला दे दिया था, आप उसको देखें लास्ट क्लास के हैंडआउट को।